नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। इसी तैयारी में 4 चाँद लगाने के लिए हम जुड़ते हैं आपके साथ हर रोज़ 3 बजे। तो आज की श्रृंखला में हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी की प्रश्नों की। साइंस का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बायोलॉजी ही होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम में बायोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आपके सिलेबस में साइंस है तो। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले ही बता दें कि आज की जो क्लास है वो थोड़ी-सी लंबी रहने वाली है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं और पूरा हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। थोड़ी लंबी का मतलब यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे का है। अब सपना बड़ा देखा है तो मेहनत तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। तो बिना समय गँवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरे सेशन के दौरान बने रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके सपनों को पूरा करने वाला है। एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करिए, क्योंकि पता नहीं कौन-सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टपक जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहले एक प्यारा-सा थॉट आपके लिए जो आपको का मोटिवेट करेगा। राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो हमें रातों से जंग जीतनी है, हर रोज़ कड़ी मेहनत करना है और एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर करना है, खुद को हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रखना है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, सभी सब्जेक्ट्स हम बेहतर तरीके से तैयार करेंगे ताकि वहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर एक प्रश्न को हम सॉल्व करने की कैपेसिटी रखें अपने अंदर। तो बिना समय गँवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है वैज्ञानिकों के नाम दिए रखे हैं और उनका कार्यक्षेत्र दिया है। आपको बताना है इसमें से कौन किसमें मैच होगा। बीरबल साहनी, केसी मेहता, पी माहेश्वरी, एम.एस. स्वामीनाथन। बताइए इन लोगों के कार्यक्षेत्र क्या-क्या हैं? तो इसमें से अगर हम बात करें स्वामीनाथन की, तो इनको तो आपने बखूबी सुन रखा है, ठीक है? तो इनको हम किसमें मिलाएँगे स्वामीनाथन को? ये किससे रिलेटेड थे? ये हरित क्रांति से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? हरित क्रांति से रिलेटेड थे। बीरबल साहनी की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो बीरबल साहनी क्या थे? ये जीवाश्म वनस्पत विज्ञान से रिलेटेड थे, ठीक है? किससे रिलेटेड थे? जीवाश्म वनस्पत विज्ञान से। ए को हम मिला लेंगे 3 से। क्लियर है? केसी मेहता की बात कर रहा है, केसी मेहता कौन थे? ये पादप रोग विज्ञानी थे, ठीक है? किससे रिलेटेड हैं ये? पादप रोग विज्ञान से रिलेटेड हैं केसी मेहता जी। तो इनको हम मिला लेंगे पादप रोग से। और बचे पी माहेश्वरी, तो ये किससे रिलेटेड हैं? ये भूगोल विज्ञान से रिलेटेड हैं, तो इनको 2 से मिला लेंगे हम। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा 3, 4, 2, 1। क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, अगर आप 10 दिन से ज़्यादा उपवास रहते हैं तो आपका लीवर पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, वही आपको बताना है। लीवर में ग्लूकोज़ स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज़ स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है या फिर लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है, क्या होता है बताइए? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, लीवर में ग्लूकोज़ का स्तर कम होने लगता है, ठीक है? जब हम ज़्यादा दिनों तक उपवास रहते हैं, इससे क्या होता है, जो लीवर में ग्लूकोज़ का स्तर कम होने लगता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है? भैंस की जो नस्ल है वो भदावरी, गाय की नस्ल सिंधी, बकरी की जमुनापारी और भेड़ की थारपार कर दिया है। बताइए इसमें सही जवाब
क्या हो जाएगा? जानवरों की नस्लों और प्रजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक जरूर आता है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? कह रहा भैंस जो है वो उसकी जो नस्ल होती है वो भदावरी है, क्योंकि एकदम सही है। गाय की सिंधी होती है, बकरी की जमुना पारी होती है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है भेड़ की थार पारकर, तो थार पारकर ये भेड़ की नस्ल नहीं होती है, बल्कि ये किसकी नस्ल होती है? ये गाय की नस्ल होती है। किसकी नस्ल होती है? गाय की नस्ल होती है थार पारकर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको फिर से पशु और नस्ल दे रखी है, इसमें से बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं दे रखा है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? गाय की नस्ल दे रखा है देवनी, ठीक है। बकरी की बर्बरी दे रखा है, भैंस की भदावरी दे रखा है, भेड़ की गिर दे रखा है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बात करें अगर गाय की, तो गाय की देवनी नस्ल होती है क्या? बिल्कुल होती है, ठीक है। बकरी की बर्बरी होती है नस्ल। भैंस की अगर देखें तो भदावरी नस्ल अभी हमने पढ़ा। भेड़ की कह रहा है गिर, ठीक है। जबकि गिर किसकी होती है प्रजाति? गिर गाय की प्रजाति होती है। किसकी प्रजाति होती है? गाय की प्रजाति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गिर होती है गाय की नस्ल है। पिक्चर में आपको गिर गाय की जो नस्ल है उसका फिगर दिख रहा है, ठीक है। यही है जो गिर नस्ल की गाय होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? बताइए इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है, यानी कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन या फिर एस्ट्रोजन? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो बात करें यहाँ पर इंसुलिन की। इंसुलिन एक ह्यूमन हार्मोन है, यानी कि मानव में, मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है। थायरॉक्सिन भी आपको मानवों में मिलेगा, एस्ट्रोजन भी मानव में मिलेगा। लेकिन जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, ठीक है। कैसा हार्मोन? एक पादप हार्मोन है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना होता है। क्या कार्य होता है? कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना। तो साइटोकाइनिन हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मिलान करना है आपको, सही कूट चुनना है। फिर से हमें दे रखे हैं एक तरफ विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, और एक तरफ बताना है आपको ये क्या है। इनमें से पेप्सिन जैसे है, तो पेप्सिन क्या है, कैरोटीन क्या है, केराटिन क्या है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शानदार आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन इसमें से कौन सा है? जो कैरोटीन है वो विटामिन है। क्या है? कैरोटीन एक विटामिन है, हम सभी को पता है, तो इसको मिला लेंगे टू से। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम पेप्सिन होता है, पेप्सिन एंजाइम आप लोगों ने सुन रखा है। हार्मोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? हार्मोन होता है। और केराटिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दो एक, दो एक चार तीन, क्या हो जाएगा? दो एक चार तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी मिलान करना है आपको। एक तरफ पादप हार्मोन है, एक तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। एक का कार्य हमने अभी बताया, अगर आप चाहें तो उसी से ही आंसर निकाल सकते हैं। बाकी आप कूट देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑक्सीन की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी ऑक्सीन की, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीन का कार्य होता है शिखर प्रधानता। क्या होता है? शिखर प्रधानता, यानी ऑक्सीन को हम मिलाएंगे शिखर प्रधानता से। क्लियर है? तो इसको हमने मिला लिया शिखर प्रधानता से। जिब्रेलिन का क्या कार्य होता है? जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए? कोशिका वृद्धि के लिए होता है।
साइटोकाइनिन अभी हमने पढ़ा कोशिका विभाजन से रिलेटेड होता है ये, ठीक है, ये कोशिका विभाजन से रिलेटेड हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पेड़ ना बढ़े इसके लिए होता है। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा 4, 1, 2, 3। क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? बताइए कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं इनमें से? विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम नीलहरित शैवाल के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, और ये एजोला का ही एक सहचारी है। और इसको किसके लिए मिलाते हैं? एक अच्छी उर्वरकता के लिए मिलाते हैं, यानी कि उर्वरक का काम करता है ये। और इसकी खेती भी की जाती है, ठीक है, किसकी? नील हरित शैवाल की खेती भी की जाती है, ठीक है। इसके जो बड़े बड़े फॉर्म में इसकी खेती होती है। तो हमारा जो सही जवाब यहाँ पर है क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और पिक्चर में आप देख सकते हैं यही है साइनोबैक्टीरिया, जो हल्का काई की तरह एक लेयर टाइप में होता है, ठीक है। और इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा जोरों पर है इस समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दे रखा है, एक तरफ उनकी प्रजातियां दे रखा है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सरसों की प्रजाति वरुणा कह रहा है, मटर की प्रजाति सपना कह रहा है, अलसी की प्रजाति सूर्या और मूंगफली की प्रजाति कौशल कह रहा है। बताइए सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करते रहिए और बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। तो बिल्कुल कुछ लोगों का तो आंसर मटर आ रहा है, जो कि पिक्चर को देख के आ रहा होगा मे बी, क्योंकि पिक्चर भी हमने इसीलिए लगाई थी ताकि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अलसी, ठीक है। अलसी की जो प्रजाति सूर्या दे रखी है यही गलत है, क्योंकि जो सूर्या है ये किसकी प्रजाति होती है? आम की भी प्रजाति होती है, पपीता की भी होती है और आलू की भी होती है, लेकिन अलसी की नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अलसी हो जाएगा। बाकी मटर की प्रजाति सपना होती है, ठीक है, ये सही जवाब है। सरसों की वरुणा होती है, मूंगफली की कौशल होती है। तो सही जवाब हमारा सी हो जाएगा, अलसी। अगर अलसी आप नहीं जानते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं, ये है अलसी, ठीक है। इसका तेल निकाला जाता है। गांव से जो रिलेटेड लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अलसी क्या होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए फिगर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? यीस्ट, किण्वन कह रहा है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, एलोवेरा एक आवृतबीजी है, झटपटी परजीवी आवृतबीजी है। इसमें से सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर अगर बात करें यीस्ट की, तो यीस्ट किण्वन एकदम सही है, ठीक है, क्या है? एकदम सही है। और कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन होता है, हम सभी को पता है। एलोवेरा एक आवृतबीजी पौधा है, ये भी एकदम सही है। घटपर्डी यहाँ पर कह रहा है कि परजीवी आवृत बीजी है। क्या कह रहा है? परजीवी आवृत बीजी है, जबकि हम सभी को पता है कि ये घटपर्डी जो है, जो नेपेंथीस का पौधा होता है उसी को एक तरीके से जाना जाता है। और ये नाइट्रोजन की कमी होती है इनके अंदर, और इसी वजह से ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, ना कि ये परजीवी आवृत बीजी होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरोपाइरोफॉस, कार्बेंडाजिम, क्यूनॉलफॉस या ब्यूटाक्लोर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? जो लोग खेती करते हैं वो बखूबी इस
केमिकल को जानते होंगे जिसका छिड़काव खेतों में किया जाता है शाकनाशी के रूप में, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते हैं आज के बाद वो जान जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ब्यूटाक्लोर। क्या है? ब्यूटाक्लोर। इसका जो बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है धान की खेती में किया जाता है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, ठीक है। ब्यूटा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। कसकुटा, जिसे अमरबेल भी कहते हैं, परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। इसका कारण दे रखा है, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब है। कसकुटा या फिर अमरबेल आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ों पर चढ़ी होती है, बेल एक तरीके की कह सकते हैं आप, पीले कलर की ये होती है, पतली पतली सी, और इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो कथन की बात करें, जो कसकुटा दे रखा है, कह रहा है कि परजीवी आवृतबीजी का उदाहरण है, जो कि एकदम सही कह रहा है, ठीक है। कथन एकदम सही है। कारण क्या दे रखा है, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। यही बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये पत्तियों से अपना पोषण नहीं प्राप्त करता, बल्कि किससे करता है? तने से करता है। किससे करता है? पेड़ों के तने में ये लिपट जाती है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करती है। तो यहाँ पर पत्तियों से अपना पोषण नहीं प्राप्त करती है, तो सही जवाब हमारा इसमें हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, फसल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। बताइए कौन सा कूट इसमें सही होगा फसल चक्र के लिए। तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद कह रहा उसी तरह की फसल उगानी चाहिए, क्या ये बात सही है? तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। फिर कह रहा है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो ये बात हमारी एकदम सही है, क्योंकि तभी उर्वरा शक्ति मेंटेन हो पाएगी कि एक बार फलीदार फसल लगे। फलीदार फसल का मतलब अरहर, मटर, मूंग, चना, इस तरह की फसल लगनी चाहिए। उसके बाद बिना फली वाली फसल लगनी चाहिए, जैसे धान, गेहूँ, सरसों, इन सब की, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हमारा है वो क्या हो जाएगा, ओनली 2 यहाँ पर सही है, केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है, जिनके लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले बीजों के लिए। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। कम उर्वरक तथा कम पानी, अधिक उर्वरक तथा कम पानी, या फिर कम उर्वरक तथा अधिक पानी, या अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। क्या सही हो जाएगा बताइए। तो हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? वो थे नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। भारत के अगर संदर्भ में बात करें तो ये कौन थे? ये थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि अधिक उर्वरक हो और अधिक पानी हो, ठीक है, अधिक उर्वरक और अधिक पानी। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा किसकी प्रजाति है? गाजर की, भिंडी की, प्याज की, या फिर टमाटर की। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रजाति के इजाद की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि संस्थान ने इसका इजाद किया था, ठीक है। इसमें कैल्शियम और आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। और ये कौन सी फसल है? ये फसल है भिंडी की, ठीक है। किसकी फसल है? भिंडी की फसल है ये। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है,
फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है मोम के घोल का उपयोग? फल तथा सब्जियों पर चमक लाने के लिए, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, उनकी पकने की गति में तेजी लाने के लिए या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? आंसर करिए। और सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार और सभी तक शेयर कर दीजिए। तो फल तथा सब्जियों पर चमक लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए तो उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है इनके भंडारण काल को बढ़ाने के लिए, यानी कि अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का ये आधुनिक तरीका है। ठीक है, प्रिजर्वेशन का ये आधुनिक तरीका है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास से हमें क्या मिलता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो समुद्री घास होती हैं उनसे हमें आयोडीन की जो है भारी मात्रा मिलती है। आयोडीन वहाँ से भारी मात्रा में उत्पादित होता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? आयोडीन। क्लियर है? क्या हो जाएगा? आयोडीन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या फिर अहिंसा रेशम? यारो यारो 2021 प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा गोसामर रेशम। क्या हो जाएगा? गोसामर रेशम हो जाएगा। ये एक जो है प्रोटीन निर्मित फाइबर है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे इन मैडम की फोटो हमने यहाँ पर क्यों लगाई है? तो इन्होंने जो साड़ी पहन रखी है ये गोसामर रेशम की साड़ी है। किसकी है? गोसामर रेशम की साड़ी है। क्लियर है? देख लीजिए गोसामर रेशम कैसा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्लोरोमाइसेटिन कह रहा है टाइफाइड नासी का यूज करते हैं इसके लिए। क्रिस्टल वायलेट का यूज पूर्तिरोधी के लिए करते हैं। क्विनीन का यूज जो है मलेरिया रोधी के लिए और एस्पिरिन का यूज निश्चेतक के लिए करते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। तो क्लोरोमाइसिटिन का अगर यूज देखें तो टाइफाइड नासी के लिए किया जाता है। ठीक है। और क्रिस्टल वायलेट का योग प्रतिरोधी के लिए किया जाता है। क्विनिन का योग मलेरिया रोधी के लिए किया जाता है। लेकिन जो एस्पिरिन कह रहा है यहाँ पर, एस्पिरिन का यूज कह रहा है निश्चेतक के लिए होता है। यहीं पर गलती है क्योंकि जो एस्पिरिन का यूज है वो पेन किलर के रूप में होता है। दर्द निवारक दवाई है एस्पिरिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या फिर मछलियों में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है उभयचरों में। ठीक है, उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। मानव के अंदर कितने कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, यानी कि कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है मानव का। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए। अमरबेल तना परजीवी कह रहा है, चंदन जड़ परजीवी बोल रहा है, ऑर्किड एक अधिपादप है यानी एपीफाइट है और घटपर्णी जलोदभिद है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बात करें यहाँ पर अमरबेल की, तो अभी हमने पढ़ा ये कौन सा पौधा है? ये तना परजीवी है। ठीक है। और चंदन एक जड़ परजीवी है, ऑर्किड एक अधिपादप है, जलोदभिद यहाँ पर घटपर्णी
नहीं होता, क्योंकि जलोद्भिद वो पौधे होते हैं जो जल में रह ज़्यादा अच्छे से उग पाते हैं, ठीक है? उनके अनुकूल पर्यावरण जल में मिल पाता है। और घटपर्णी क्या होता है? घटपर्णी कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक है? क्या होता है? कीटभक्षी पौधा होता है, जो कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये है घटपर्णी पौधा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? मक्का, नर मंजरी निकलना, मूंगफली, खूंटी बनना, काबुली चना, किल्ले निकलना, तंबाकू, शीर्ष कीर्तन। देख लीजिए किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आरओ में, ठीक है? 2021 मेंस का ये क्वेश्चन है। अब आप बताइए इनमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मक्का की बात करें तो नर मंजरी निकलती है इसमें से, ठीक है? और मूंगफली में खूंटी बनती है, ठीक है? तंबाकू की अगर बात करें तो शीर्ष कर्तन होता है इसमें, एकदम सही बात है। काबुली चना कह रहा है यहाँ पर किल्ले निकलना है, ठीक है? यही हमारा गलत है, क्योंकि किल्ले निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो धान, गेहूँ और गन्ना में होती है, ठीक है? काबुली चना में किल्ले नहीं निकलते हैं, ठीक? और यहाँ पर अगर पिक्चर की बात करें तो पिक्चर किस पौधे की है? तो ये तंबाकू की खेती की है, ठीक है? ये तंबाकू की खेती की, ये पेड़ जो दिख रहे हैं आपको, पौधे दिख रहे हैं, वो तंबाकू के हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है करनाल बंट रोग है। बताइए करनाल बंट किस फसल में लगता है? जौ फसल का, गेहूं फसल का, बाजरा फसल का, ज्वार फसल का? तो पिक्चर से आंसर आउट हो ही चुका है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा गेहूं फसल का, ठीक है? करनाल बंट गेहूं फसल का होता है, और इस तरह का काला काला उसमें रोग लग जाता है, ठीक है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का रोग लग जाता है। क्लियर है? इसी को करनाल बंट बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हींग प्राप्त की जाती है, किससे हींग प्राप्त की जाती है? तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, या फिर पत्तियों के निष्कर्षण से? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? और हींग का पौधा आपको पिक्चर में दिख रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं हींग का पौधा किस तरह का होता है। तो अगर बात करें हींग किससे प्राप्त की जाती है, तो ये अगर देखा जाए तो तने के स्राव से भी मिलती है और जड़ों के निष्कर्षण से भी मिलती है। लेकिन चूंकि हमें एक ही आंसर इसमें करना है, तो जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा जड़ों के निष्कर्षण से। क्या हो जाएगा? जड़ों के निष्कर्षण से हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस के रूप में ग्रहण करते हैं, या नाइट्राइट के रूप में, या नाइट्रेट के रूप में, या अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते हैं। और ये किस रूप में इसको ग्रहण करते हैं? ये ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, ठीक है? नाइट्रेट क्या होते हैं? तो नाइट्रेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ यौगिक होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? बल्ब, ट्यूबर, कॉर्म, या फिर राइजोम? सही जवाब क्या होगा बताइए? राइजोम का मतलब यहाँ पर होता है भूमिगत तने का, ठीक है? इससे मतलब होता है भूमिगत तने से, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइजोम। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? मिट्टी, पानी और ऑक्सीजन, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। बताइए इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी तीन चीजें हैं? जरूरी तो इसमें जो भी ऑप्शन में दिया गया सब है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है वो आपको बताना है। तो अगर बीजांकुरण की बात करें, जर्मिनेशन की बात करें,
तो सीड का जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो होती हैं, एक तो पानी होना चाहिए, ठीक है, नमी होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए सही वाला जो उसके लिए चाहिए बीज के लिए, और ऑक्सीजन होना चाहिए। ये 3 जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बीज के अंकुरण के लिए, ठीक है? किसी भी बीज के अंकुरण के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किन समूह से मिलती है? इनमें जो 3-3 के समूह दे दिए गए हैं, उनमें से बताना है किस समूह में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी? वसा, प्रोटीन और विटामिन, विटामिन, लवण और जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। बताइए सही जवाब जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाएगा, बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की, तो ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं बॉडी को, ठीक है? कौन-कौन? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। कहने का मतलब ये है कि गोल्डन चावल से हमें कौन-सी विटामिन सबसे ज़्यादा मिलती है? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो ईज़ी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, और ये इसमें क्या मिलता है? विटामिन ए की प्रचुर मात्रा मिलती है, ठीक है? विटामिन ए का ये प्रचुरतम स्रोत है क्या? गोल्डन चावल। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? इसका सबसे पहले क्लोन बनाया गया था, कुत्ते का, खरगोश का, गिबन का या फिर भेड़ का? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो जो डॉली नाम की भेड़ थी, इसी का सर्वप्रथम क्लोन बनाया गया था, और कब बनाया गया था? ये 1996 में बनाया गया था। कब? 1996 में स्कॉटलैंड में इसका क्लोन तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्या? भेड़, ठीक है, जिसका नाम था डॉली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। फिर कह रहा है जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। सही कूट क्या होगा बताइए? तो जीवाणु भोजी कहते किसे हैं? अगर आपको परिभाषा पता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं वही हो जाते हैं जीवाणु भोजी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो कथन वो दिया है वो परिभाषा ही इसकी दे रखी है, तो ये तो हमारा एकदम सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, ये भी बात एकदम सही है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो आप अगर देखें हम यहाँ पर कूट की, तो 1 तथा 2 दोनों सही हो जाएँगे। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन विश्लेषण का, गुणसूत्र गणन का, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण या फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का? बताइए। अक्सर इसमें जांच कराई जाती है, ठीक है, कि शिशु का जो पिता है वो कौन है, इस ये जानने के लिए इसकी जांच कराई जाती है। और ये कौन सी जांच होती है या ये कौन सी तकनीक होती है? तो ये होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या होता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ओरोबैंकी खरपतवार किसमें पाया जाता है? तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में या फिर गेहूं के खेत में?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो ये मान के चलिए एग्ज़ाम आप एकदम फोड़ के आएँगे। तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है आपको। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपका अप्रोच होना चाहिए, तभी आप पेपर में क्वालीफ़ाई कर पाएँगे, क्योंकि जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो अगर ओरो बैंक की खरपतवार की बात करें तो ये किसमें मिलता है? ये मिलता है तम्बाकू के खेत में, ठीक है? तम्बाकू के खेत में ये खरपतवार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में जो सफ़ेद कली निकलती है वो किस तत्व की कमी से होती है? नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर या फिर मैंगनीज? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है आप सबका। ये जिंक की कमी से निकलती है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला एक रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंड यानी कि फॉल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग है। और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। बताइए इसमें से कौन सा गलत दिया है? पिक्चर में आपको अगैती झुलसा रोग का पिक्चर दिख रहा है। अगर अगैती झुलसा रोग लगता है तो पत्तियां इस तरह की हो जाती हैं। इसमें गलत क्या है बताइए? तो गलत ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, झूठ कंड यानी कि फॉल्स स्मट कह रहा है जौ में पाया जाता है। जबकि जो फॉल्स स्मट है वो धान की फसल में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? धान की फसल में पाया जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, यही गलत दिया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या हेपेटाइटिस? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? वायरस जनित रोग कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के फटाफट। हेपेटाइटिस जो है वो एक वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित रोग है हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? 25%, 50%, 100% या फिर 0%? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना है। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो इसको कर लेंगे आसानी से। कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो इसकी जो वाहक होती है वो स्त्री होती हैं। ठीक है, क्या होती है? स्त्री इसकी वाहक होती है। और स्त्री को कहाँ से मिलता है? अपने पेरेंटल बॉडी से मिलता है, यानी कि अपने पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है, जो पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है, यानी कि स्त्री को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है यहाँ पर। आगे फिर कह रहा है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। ठीक है, उसके माता पिता की भी दृष्टि सामान्य थी। तो यही हमारा जवाब हो जाता है कि माता पिता की अगर दृष्टि सामान्य थी तो इन दोनों के बीच में जो बच्चा होने वाला उसके वर्णांध होने की संभावना एकदम जीरो है। ठीक है, क्या है? एकदम जीरो है। अगर अगर यहाँ पे स्त्री सामान्य भी होती और माता पिता के कलर ब्लाइंडनेस होता तो बच्चों में पूरी संभावना थी कि कलर ब्लाइंडनेस हो सकता था। भले ही उसकी जो पत्नी है उसके नहीं था कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन उसके जो माता पिता है उसके था, इसलिए पूरी संभावना थी कि इसके कलर ब्लाइंडनेस हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो माता पिता है वो एकदम सामान्य है, इसलिए उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, 0%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताइए? रिकेट्स, रक्त क्षीणता, स्कर्वी या अधिरक्तस्राव? क्या हो जाएगा बताइए?
तो शरीर में अगर लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता पूछे तो 10 से 20 मिलीग्राम चाहिए होता है हमें। कितना चाहिए होता है? 10 से 20 मिलीग्राम हमको चाहिए होता है। क्लियर है? और इसकी कमी से कौन-सा रोग होता है? तो वो होता है एनीमिया रोग हो जाता है और एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्तक्षीणता। क्या बोलते हैं? रक्तक्षीणता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा, एनीमिया। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं? खसरा, रेबीज, पोलियो या फिर क्षय रोग? क्लास को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि इस क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। हर क्वेश्चन के लिए उसके प्रश्न के हिसाब से पिक्चर्स को ढूँढना और उसे अपलोड करना, जो कि काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है बताइए? खसरा, रेबीज, पोलियो, क्षय रोग। क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, ठीक है? जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो ये जीवाणु से होता है, ना कि विषाणु से। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षय रोग, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ये जीवाणु से होता है, विषाणु से नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? स्टेरॉयड, विटामिन, उत्प्रेरक या फिर कीटनाशक? क्या है कोलेस्ट्रॉल बताइए? तो कोलेस्ट्रॉल का अगर निर्माण पूछे तो इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये पैदा होता है यानी कि निर्माण होता है इसका लीवर में। कहाँ पर होता है? लीवर में इसका निर्माण होता है और ये इसके बाद जब बढ़ जाता है तो ये हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह को बाधा पहुंचाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? आपका अटैक भी आ सकता है, हृदय आघात भी हो सकता है इससे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये धमनियाँ दी गई हैं, इन्हीं में क्या होता है? ब्लॉक्ड हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बड़े फिगर में आप ये येलो कलर का देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है जिससे रक्त प्रवाह प्रभावित हो जाता है। तो ये एक तरीके का क्या होता है? स्टेरॉयड होता है। क्या होता है? स्टेरॉयड होता है ये। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एड्स कारण है। आसान क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन न्यूकमर्स के लिए बताना ज़रूरी है, जो नए विद्यार्थी हैं। तो एड्स का कारण क्या है? तो ये एक तरह का वायरस होता है, विषाणु होता है, जिसे एचआईवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं नामक बीमारी किस वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से या फिर ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से? इससे होता है स्लीपिंग सिकनेस बताइए। अगर इसके वाहक की बात करें तो इसकी जो वाहक है सीसी मक्खी होती है। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी होती है स्लीपिंग सिकनेस की वाहक। और अगर प्रोटोजोआ की बात करें, जिस प्रोटोजोआ से ये होता है वो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, क्या है? ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है? आँख का जो लेंस है वो अपारदर्शी हो जाए तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दृष्टि वैषम्य हो जाता है, ग्लूकोमा या फिर मोतियाबिंद हो जाता है? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। अगर आँख का लेंस अपारदर्शी हो गया है तो उसमें क्या हुआ है? मोतियाबिंद हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? मोतियाबिंद हो गया है। क्लियर है? इसमें वाइट कलर की लेयर एक तरीके से चढ़ जाती है आँख में, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, कैसी हो जाती है? वाइट कलर की एक लेयर सी आँखों पर आ जाती है जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे होते हैं? एंटीबायोटिक्स कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या फिर
आवृत्तबीजियों से। किससे बनते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनसे मिलते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया से, यानी जीवाणुओं से। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? बर्ड फ्लू का कारक कौन सा है? H5N1, H1N1, जीका या फिर रेट्रो? सही जवाब क्या होगा बताइए। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। क्लियर है? ये एक तरीके का संक्रामक रोग होता है और मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है। ठीक है, और मुर्गियों में ज़्यादा ये होता है। और इसका जो वायरस है उसका कारण क्या होता है? वो होता है H5N1। ठीक है, क्या होता है? H5N1। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ, आनुवांशिक रोग, क्षय रोग को बोल रहा है, पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मनोविकलता। अगर एक नज़र से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। क्या-क्या दिया है, ऐसी हिंदी दे रखी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? और हम क्या करते हैं, स्किप मार देंगे। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी अगर इस क्वेश्चन को समय देंगे तो आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। ज़रा-सा ध्यान दीजिए बस। हम लोगों ने टीबी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि ये बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। तो बस उसी को अगर आप जानते हैं तो उसी से हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, बाकी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो क्षय रोग है वो आनुवांशिक रोग है, यही गलत है। क्योंकि ये आनुवांशिक रोग नहीं है बल्कि ये जीवाणुओं से होने वाला एक रोग है, ठीक है? एक संक्रामक रोग है। तो आनुवांशिक से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम देख के डर जाते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत ईज़ी क्वेश्चन होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वो प्रोटीन कौन सा है? एमिलाइड मोनोप्रोटीन है, एमिलाइड मल्टी प्रोटीन है, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन है या एमिलाइड लैप्टिक प्रोटीन है? क्या होगा बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन अगर एक बार के लिए हमने इनको पढ़ रखा है तो थोड़ा-सा वहाँ पे हमें राहत ज़रूर मिल सकती है। और हमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि 140 में कम से कम 130 प्लस या फिर 135 प्लस तो हर हाल में करना ही करना है आपको, तभी आप सिलेक्शन का सपना देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हमारा हो जाएगा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। क्या हो जाएगा? एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगर एक बार भी आपने इसको पढ़ लिया है तो एग्जाम में थोड़ा बहुत तो याद जरूर आएगा कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। बताइए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए कौन सा समस्थानिक यूज करते हैं इसमें बताइए। ब्रेन ट्यूमर का पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये ब्रेन ट्यूमर होता है तो ऐसे ही कुछ होता है। क्लियर है? तो इसके ज़रिए ट्यूमर का पता लगाते हैं, आपको बताना है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या कार्बन 14। तो बहुत ही शानदार जवाब है आप लोगों के। ये किसमें होता है? ये होता है आर्सेनिक 74। ठीक है? इसमें आर्सेनिक 74 का यूज़ किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। कुछ लोगों के आंसर जो आ रहे हैं कार्बन 60 यहाँ पे, सॉरी कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 का यूज़ अगर हम देखें तो कैंसर के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 नहीं होगा। और कार्बन 14 की बात अगर करें तो ये पौधों या फिर अवशेषों की उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं। क्लियर है? और सोडियम 24 का यूज़ कहाँ करते हैं? तो सोडियम 24 का रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है?
इसके लिए रक्त के थक्के में पता लगाने के लिए। तो हमारा सही जवाब यहाँ पे आर्सेनिक 74 हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, कौन से हार्मोन से होता है? बताइए। टीएसएच द्वारा, एसीटीएच द्वारा, एफएसएच द्वारा, एडीएच द्वारा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसी हार्मोन की कमी से क्या होता है, बार बार टॉयलेट जाते हैं लोग, या फिर ये कह लीजिए कि टॉयलेट कब करनी है और या फिर कब आई है उन्हें पता भी नहीं चल पाता है। तो इसी हार्मोन के जरिए होता है कंट्रोल। कौन सा वो हार्मोन है जिसके जरिए इसका कंट्रोल होता है? तो वो होता है एडीएच हार्मोन। क्या होता है? एडीएच हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। एडीएच हार्मोन के अगर स्रावण की बात करें, यानी कि यहाँ इसका जो निष्कर्षण है, स्राव है, वो कहाँ से होता है? तो ये पीयूष ग्लैंड से होता है। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से इसका निष्कर्षण होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, जो एडीएच हार्मोन है उसका स्रावण कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्लैंड से होता है इसका श्रावण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। किसके बचाव के लिए दिया जाता है तृतीयक प्रतिजन डीपीटी? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो तृतीयक प्रतिजन यानी कि डीपीटी है वो किसके लिए होता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। लेकिन यहाँ पे डिप्थीरिया किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो डिप्थीरिया को ही अन्य नाम एक रोहिणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोहिणी भी बोला जाता है। तो हमारा जो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर रोहिणी। कुकुर खांसी यानी कि काली खांसी को कुकुर खांसी भी बोलते हैं, या फिर वूपिंग कफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। क्लियर है? तो नाम भी परिवर्तित होते रहते, इन बारे में भी हमें ध्यान रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक है। क्या है सिलिकोसिस? गुर्दा संबंधित बीमारी है, यकृत संबंधी बीमारी है, फेफड़े संबंधित बीमारी है, या अव्यवस्थित तंत्रिका संबंधी बीमारी है? बताइए सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस के कुछ लक्षण की फोटो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। क्या लक्षण होते हैं सिलिकोसिस के? लगातार खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती, सीने में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती, थकान लगती है, बुखार रहता है, रात में पसीना आता है, पैरों में सूजन रहती है, होठों का रंग जो है बदल जाता है। ठीक है, ये कुछ लक्षण होते हैं सिलिकोसिस की। और ये किससे संबंधित बीमारी होती है? ये फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। किससे संबंधित? फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। बताइए किसने पता लगाया था? जेजी मेंडल, हैकल, या सर रोनाल्ड रॉस, या फिर डार्विन? सही जवाब है बिल्कुल आप सभी के। क्या है सही जवाब इसका? सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इन्होंने ही मलेरिया के जो परजीवी है उसकी खोज की थी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं? चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज। बताइए इसमें से कौन सा कूट सही हो जाएगा? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो चुकंदर की बात करें तो इसमें चीनी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? चीनी मिलती है। और बात करें शहद की तो इसमें ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, कपास सेलुलोज होता है, और दुग्ध में लैक्टोज पाया जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पर चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, एक दो तीन चार हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। क्या इसमें उपस्थित होता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है? तुलसी का पौधा एक औषधीय पौधा माना गया है।
कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है फिनॉल एवं जो फ्लेवोनाइड्स होता है, या लिथियम बाइकार्बोनेट होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो ये जो तुलसी का पौधा उसमें क्या पाया जाता है? इसमें फिनॉल पाया जाता है और फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम राइट है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गूंटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? मतलब किस लिए किया जाता है पौधों में गूंटी लगाने का कार्य? कीटों के नियंत्रण के लिए किया जाता है, वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है, बीजों के अंकुरण के लिए किया जाता है, या फिर खरपतवार के नियंत्रण हेतु किया जाता है? किस लिए किया जाता है बताइए? तो गूटी का प्रयोग पौधों में किया जाता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए, ठीक है, नए पौधे तैयार करने के लिए, ठीक है। इसको अगर अपनी एक साधारण भाषा में बोले तो कलम तैयार करना होता होता क्या है? अक्सर घरों में आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे नींबू का पौधा होती है उसकी जो डाल है एक, वो नीचे क्या करते हैं, मिट्टी से दबा देते हैं, और कुछ दिन बाद क्या होता है उनमें से पौधे निकल आते हैं, नीचे जड़ें फूट जाती हैं उस डाल में, और उसको निकाल के वो अलग जगह पर लगा देते हैं, एक नया पेड़ तैयार कर देते हैं। इसी को गूटी लगाना बोलते हैं, ठीक है। तो ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, किसके जरिए इंसुलिन का उत्पादन होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, या फिर एड्रिनल ग्रंथि द्वारा? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है किसके जरिए होता है? तो सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो पैनक्रियाज में होता है। कहाँ होता है? पैनक्रियाज में। और पैनक्रियाज में पाई जाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। पैनक्रियाज में क्या मिलती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और पैनक्रियाज की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? अग्न्याशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। ये यहाँ पर फिगर दे रखा है आपको, पैनक्रियाज यहाँ पर दिख जाएगा, ये है पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज है, और इसी में आपको यहाँ पर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मिल जाएंगी, ठीक है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यहीं पर आपको मिल जाएंगी, जिनके जरिए इंसुलिन का स्रावण होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित अवस्थित है? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में, ऑप्टिक लोब में? बताइए कहाँ पर स्थित है जो परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र है? सारी फसाद की जड़ अगर देखा जाए तो यही होता है, भूख लगना, प्यास लगना, ताप का नियंत्रण, या फिर प्यार, घृणा, जो गुस्सा आ जाता है हमें बात बात पर, ठीक है। इन सभी का जो नियंत्रण है इसी के जरिए होता है, और वो क्या है? वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस है ऑप्शन नंबर बी। यही सारी फसाद की जड़ है। अगर हाइपोथैलेमस की बात करें मस्तिष्क में कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। आपको ग्रीन कलर में पिक्चर में दिख रहा होगा, यही है हाइपोथैलेमस। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन, या ऑक्सीटोसिन? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में लगभग दिख जाता है आपको। तो ये कौन सा हार्मोन है? ये है एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। कभी कभी एड्रिनलिन ना दे के एपिनेफ्रिन दे देता है, तो वहाँ पे एपिनेफ्रिन भी हम सही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? बताइए इसमें से कौन सा फीमेल हार्मोन है? एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोन, या फिर थायरॉक्सिन? सही जवाब क्या होगा बताइए?
तो अगर यहाँ पर बात करें टेस्टोस्टेरॉन की, इसकी टेस्टोस्टेरॉन की, तो ये मेल हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन भी दोनों में पाया जाता है। एंडोस्टेरोन की अगर बात करें तो एंडोस्टेरोन मेल हार्मोन है। यहाँ पे जो एस्ट्रोन है, ठीक है, एस्ट्रोन एक फीमेल हार्मोन होता है। क्या होता है? एक फीमेल हार्मोन होता है यहाँ पर। क्लियर है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। एक तरफ हार्मोन दे रखे हैं और वो किस ग्लैंड से निकलते हैं, किससे स्रावित होते हैं, कौन सी ग्रंथि से, उनसे आपको मैच करना है। प्रोजेस्टेरॉन किस ग्रंथि से निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन किस ग्रंथि से निकलता है, थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है, या और इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, आपको बताना है। सही जवाब चूज करिए। तो बात करें अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है महिला से। ठीक है, किससे निकलता है? महिला के गर्भाशय से निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है, सॉरी जो ए दिया है, उसको हम 3 से मिला लेंगे। क्लियर है? टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये पुरुष के वृषण से निकलता है। क्लियर है? और थायरॉक्सिन की बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इंसुलिन पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और हार्मोन्स दे रखे हैं, वो किससे निकलते हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बात करें अगर हम यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो उससे क्या क्या निकलता है? जीएच, टीसीएच, एसीटीएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन नामक हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और अगर थाइमस ग्लैंड की बात करें तो थाइमस ग्लैंड से निकलता है थाइमोप्रोटीन। ठीक है, पेट से अगर बात करें, पेट से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ये गैस्ट्रिन और गैरलिन और हिस्टामिन और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। पैनक्रियाज से बात करें, अगर पैनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टैटिन निकलता है। ओवरी से क्या क्या निकलते हैं, तो ओवरी से अभी हमने पढ़ा एस्ट्रोजन निकलता है और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है। यूट्रस से क्या निकलता है, तो यूट्रस से प्रोलैक्टिन और रिलैक्सेसिन नामक हार्मोन निकलते हैं। अब हम मेल पार्ट की बात कर लेते हैं। पहले तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? डोपामाइन का स्रावण होता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है, डोपामाइन का स्रावण कहाँ से होता है या कहाँ से निकलता है, तो डोपामाइन हाइपोथैलेमस से निकलता है। वैसोप्रेसिन का भी स्रावण यहीं से होता है। थायराइड और पैराथायराइड से क्या क्या निकलता है, तो कैल्सीटोनिन यहाँ से निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है कैल्सीटोनिन, जो कि थायराइड और पैराथायराइड से निकलता है। लीवर से क्या स्रावित होता है, तो आईजीएफ और टीएचपीओ निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है और एड्रेनलिन निकलता है। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया है। किडनी से क्या क्या निकलता है, तो किडनी से कैलिस्ट्रॉल निकलता है, रेनिन निकलता है और इरिथ्रोपोटीन निकलता है। क्लियर है? टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टिस से हमने अभी पढ़ा, एक तो एंड्रोजन निकलता है, एक स्टेरॉयडल निकलता है और इनहिबिन निकलता है। ये सारे हार्मोन्स थे जो कि मेल और फीमेल बॉडी से निकलते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, जस्ता, गंधक या फिर मैग्नीज? कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है इसमें से? तो सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा गंधक। क्या हो जाएगा? गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सल्फर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, खाने के नमक में सोडियम पाया जाता है और कपड़ा धोने के जो सोडा होता है उसमें पोटेशियम पाया जाता है। कौन सा सही नहीं है बताइए? आसान क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, एकदम सही बात है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में आयरन आपको मिल जाएगा, खाने के नमक में सोडियम मिल जाएगा।
लेकिन जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसमें पोटेशियम नहीं होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है? उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम नहीं होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, हम सभी जानते हैं। जिसका कारण क्या है आपको बताना है। किसकी उपस्थिति की वजह से ये सफ़ेद और पीले कलर का होता है? कैसीन की उपस्थिति की वजह से, लैक्टोज की उपस्थिति की वजह से, कैसीन के साथ कैरोटीन भी होता है, या लैक्टोज के साथ-साथ ब्यूटरिक एसिड भी होता है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके साथ आपके तरफ से। कैसीन कैसीन क्या करता है? ये व्हाइट कलर देता है, ठीक है? कैसीन व्हाइट कलर देता है दूध को, और कैरोटीन जो है वो येलो कलर देता है, और तो दोनों यहाँ पर हमारे सही हो जाएँगे। कैसीन के साथ कैरोटीन मिलता है तभी हल्का पीला सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज़, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज़? भोजन का प्रमुख अंग क्या है इनमें से बताइए? तो भोजन की प्रमुख अंगों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रमुख हो जाता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रमुख हो जाता है, और ये किसका यौगिक होता है? ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक, ठीक है? ग्लू जो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? बताइए, किसके चयापचयी जो प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, प्रोटीन के, या खनिज से? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऐसी ही मेहनत करते रहिए आप लोग, आप लोगों को सपना ज़रूर पूरा होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वसा, यानी कि फैट। फैट से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कौन सा? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। ओवरऑल आप मत सोचिएगा कि ओवरऑल क्या पाया जाता है, ठीक है? ओवरऑल क्या पाया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। तो सही जवाब है आप सबके कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। इन सब में कैल्शियम सबसे, अगर ओवरऑल की बात करें अगर, तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें क्या पाया जाता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे कार्बन का नंबर आता है, ठीक है? और फिर हाइड्रोजन का नंबर आता है, और इसी तरह नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस का नंबर आता है। पिक्चर के माध्यम से भी हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल दिख रही होगी। सबसे ज़्यादा यानी कि 65% जो कुल शारीरिक वजन का ऑक्सीजन होता है, और 18.5% लगभग कार्बन होता है, 9.5% हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो कितना होता है? 3.2%, और कैल्शियम होता है 1.5%। तो यहाँ पर अगर इन 4 तत्वों की बात करें तो यही 4 तत्व मिलके लगभग शरीर का 96.2% बना देते हैं। क्लियर है? बाकी और भी तत्व नीचे दिए गए हैं जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों को अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? इससे सभी आवश्यक अमीनो अम्ल मिल जाते हैं। केला, दाल, अंडा या फिर मछली से? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें अंडा की, तो अंडा में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है? सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की यहाँ पर बात कर रहा है, सभी पोषक तत्वों की बात नहीं कर रहा है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आप सोच लें कि अंडा में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सभी पोषक तत्व नहीं, बल्कि सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? बताइए।
व्यक्ति के बालों और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। ये पाया जाता है केराटिन। क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें? उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में? तो ये क्वेश्चन है सोयाबीन के दाने में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है, बताइए। आंसर करिए आप लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के। ये होता है जो आपका पेप्सिन होता है, पेप्सिन के जरिए अमीनो अम्ल विघटित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरेप्सिन? ये कौन सा एंजाइम होता है? ये होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन। और दूध में घुलनशील प्रोटीन की बात करें तो वो क्या होता है? वो होता है कैसीन। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है? सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? दूध का खट्टा होना किस वजह से होता है? और फलों का पकना किस वजह से होता है या किससे पकाए जाते हैं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हड्डियों में क्या उपस्थित होता है? हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और सिरका में क्या होता है? सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है? एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा होना, जहाँ पर दूध का नाम आए वहाँ तुरंत लैक्टिक के पास पहुँच जाइए, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। फलों का पकना एथिलीन के जरिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। यही टिक कर लेते हैं हम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? किस बैक्टीरिया की वजह से दूध खराब होता है, बताइए। एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास या लैक्टोबैसिलस? तो अभी हमने बोला दूध का अगर नाम आया तो सीधा लैक्टो के पास पहुंच जाइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन के में, विटामिन बी 12 में, विटामिन बी 6 में या फिर विटामिन बी 2 में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि किसमें मिलता है? विटामिन बी 12 में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? विटामिन बी 12। और विटामिन बी 12 के रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। जामुन, करौंदा, लोकार्ड या अमरूद? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो लोहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कौन से पौधे से? दिए गए ऑप्शन में तो मिलता है करौंदा से। किससे मिलता है? करौंदा से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यही है करौंदा। इनका अचार भी बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? तो फिर ये कह लीजिए कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
तो गेहूं में मिलता है ग्लूटीन नामक प्रोटीन। कौन सा मिलता है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? आंत में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके जरिए इनमें से किसका संश्लेषण होता है? विटामिन B12 का, विटामिन सी का, विटामिन के का, या फिर विटामिन ए का? बताइए सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। विटामिन डी की अगर बात करें तो ये कहाँ से मिलता है? ये सूर्य की किरणों से मिलता है। क्लियर है। विटामिन सी खट्टे फलों से मिल जाएगा आपका। और जो आंत के जीवाणुओं द्वारा जो संश्लेषण होता है उसको बताइए। वो होता है इसका विटामिन, अगर यहाँ पे देखिए B12 का भी और विटामिन के का, यानी कि दोनों का श्रावण यहाँ पर होता है। विटामिन B12 और विटामिन के दोनों का ही श्रावण आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए और सी दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? बताइए कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका सीधा फंडा है कि जो जल में घुलनशील होते हैं वही शरीर में भंडारित नहीं होते हैं, क्योंकि ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं शरीर से। ठीक है। तो इनमें से बात करें किसका भंडारण नहीं होगा, तो विटामिन सी का भंडारण नहीं होता, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? जो भी हम सपने देखते हैं सुबह उठ के वो हमें याद रहते हैं, ये कौन से विटामिन की वजह से याद रहते हैं आपको बताना है। तो एक अध्ययन के जरिए ये पता चला है कि अगर हम विटामिन B6 का अगर नियमित मतलब सेवन करते रहें तो इससे जो सपने होते हैं वो पर्याप्त अवधि तक याद रहेंगे हमें। ठीक है। तो किसके सेवन से? विटामिन B6 के सेवन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। तो अगर अपने सपनों को आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, तो विटामिन B6 का सेवन करते रहिए। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? किसकी कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ए, या फिर विटामिन ई? किसकी वजह से होता है रतौंधी रोग? तो ये किसकी वजह से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। ठीक है। विटामिन ए की वजह से ये हो जाता है। क्लियर है। रतौंधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूची को सही मिलान करना है और कूट का सही जवाब देना है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, ये किन चीज़ों से मिलता है? फटाफट बताइए आप लोग। तो बात करें विटामिन के की, तो ये कहाँ से मिलेगा? ये अल्फा अल्फा से मिलता है। ठीक है। और विटामिन डी जो कॉड यकृत तेल होता है, मछली का तेल होता है, उससे कॉड लीवर बोलते हैं। ठीक है। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? जो गेहूं होता है उसके भ्रूण के ऑयल से। ठीक है। और विटामिन सी हमें नींबू से मिलता है, हम सभी को पता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। जवाब हो जाएगा हमारा 4, 3, 1, 2। क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, बोर नहीं हो रहे होंगे आप लोग। तो ऐसे ही बने रहिए क्लास में और फटाफट क्वेश्चन का जवाब देते रहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है आपके बीच में। तो सही जवाब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन डी की बात करें अगर यहाँ पर, तो इससे कौन सा रोग होता है? सुखडंडी रोग। कौन सा रोग होता है? सुखडंडी रोग कह रहा है, तो जो कि एकदम सही दे रखा है। विटामिन सी से मसूड़ों में खून आ जाता है। ठीक है। क्या होता है? मसूड़ों में खून आ जाता है और इसी को
स्कर्वी रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से कह रहा है गठिया हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? गठिया हो जाता है। जबकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और गठिया रोग किसकी वजह से होता है? बताइए, कमेंट करके बताइए गठिया रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन बी 1 बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा विटामिन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इससे गठिया नहीं होता है। गठिया होता है लैक्टिक एसिड के जमाव से। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? बताइए, वसा, अंतःस्राव हार्मोन, प्रोटीन या फिर विटामिन? सही जवाब क्या होगा बताइए? सहायक आहार कारक किसे माना जाता है? ये किसको बोला जाता है? ये विटामिन को बोला जाता है, क्योंकि विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। ठीक है, और इसे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस जो थे, उन्होंने इस विचार को दिया था। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा विटामिन। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? बताइए, किसके अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी? लोहे के, कैल्शियम, आयोडीन या फिर सोडियम के? विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में। किसके? लौह के अवशोषण में। और लौह तत्व अगर देखें तो पालक हो गया, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हो गई उनमें हो गया, चुकंदर हो गया। ठीक है, चुकंदर में भी भारी मात्रा में लौह तत्व आपको मिलेगा। क्लियर है? तो सही जवाब हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? आलू, गन्ना, संतरा या फिर चुकंदर? किससे विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी की बात करें तो खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विटामिन और पोषण के बारे में है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी, कौन सा जल में घुलनशील है? बताइए। तो सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। यहाँ पर अगर बात करें हम विटामिन बी की, ठीक है, विटामिन बी की, ये भी जल में घुलनशील है और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। यानी ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। तो हम दोनों लगा लेंगे, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल, नीला, हरा या फिर बैंगनी? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। तो लाल रंग का प्रकाश होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरे नंबर पे क्या होता है? दूसरे नंबर पे नीला रंग आता है। यही दो कलर मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य के प्रकाश की, ऑक्सीजन की, जल की या फिर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की? सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा बताइए? तो बात करें सनलाइट की, तो सनलाइट का यूज़ करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं और वाटर का भी यूज़ करते हैं। ये तीनों ही चीज़ें लगती हैं किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के।
RH फैक्टर किससे लिया गया है ये बताना है आपको। तो आसान क्वेश्चन है, ये किससे लिया गया है? बंदर के नाम, बंदर से लिया गया है, ठीक। और RH व्हिटेकर ने इसकी खोज की थी। क्लियर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, कितनी होती है बताइए। 6000 मिली, 5000 मिली, 4000 मिली या फिर 3000 मिलीलीटर। तो 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क में अगर रक्त की कुल मात्रा की बात करें तो ये होता है 5000 मिलीलीटर, यानी कि 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर लगभग ब्लड होना चाहिए अगर आप 70 किलोग्राम भार के हैं तो एक स्वस्थ मनुष्य का इतना होना ही चाहिए। ठीक है, तो किस वेट के लिए कितना ब्लड चाहिए, आइए उसको भी जान लेते हैं। हमारा यहाँ पर सही जवाब बात करें तो सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ टेबल दे रखी है आपको, इसमें दिया गया है कि अगर व्यक्ति का वजन कितना है, 40 किलोग्राम है, तो उसमें कम से कम 2.8 से लेकर 3.2 लीटर तक ब्लड होना चाहिए। 50 का अगर है व्यक्ति तो उसमें कितना होना चाहिए, 3.5 से लेकर 4 लीटर तक होना चाहिए। 60 का अगर है तो 4.2 से 4.8, और क्वेश्चन में जो दिया है 70 का तो 4.9 से लेकर 5.6 लीटर तक ब्लड होना चाहिए। और अगर व्यक्ति 80 किलोग्राम का है तो उसमें कम से कम 6 से लेकर 7 लीटर तक दूध बता रहे खून होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब उसमें 5 लीटर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं जो आरबीसी हैं, वो कहाँ पर बनती हैं? यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जो आरबीसी हैं वो मुख्यतः कहाँ बनती हैं? वो बनती हैं बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हड्डियों के बीच में बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वड़िका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है आपको। इसमें लौ होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो रुधिर वड़िका होता है, रुधिर वड़िका मतलब हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आयरन मिलता है, तो पहला तो ऑप्शन सही है। रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है, और रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है कि कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो हीमोग्लोबिन का ये कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। 1 2 4 क्या हो जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? अस्थि, डेंटिन, सीमेंटम या दंतवल्क। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा क्या? इनेमल। ठीक है, इनेमल सही जवाब इसका हो जाएगा, जिसको हिंदी में दंतवल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंतवल्क बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए कितना दृढ़ होता है कि ये भी फूट गया है इसकी चोट से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी क्या होता है? ओपन हार्ट सर्जरी होता है, गुर्दा प्रत्यारोपण होता है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है, या रुधिर आदान होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। बताइए किसके लिए यूज करते हैं आर्थोप्लास्टी? तो आर्थोप्लास्टी का यूज किया जाता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है जॉइंट, ठीक है, जिसको रिप्लेस किया गया है।
ऐसे हुआ करता है हमारा जॉइंट, लेकिन यहाँ पर एक स्टील का लगाया गया है, ठीक है, यानी कि इसको रिप्लेस किया गया है। तो कूल्हे के जोड़ हो गए और घुटने के जोड़ हो गए, इन दोनों के लिए हम आर्थोप्लास्टी का यूज़ करते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्टेपीज, मैलियस या इनकस? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है। तो मानो कि अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, ठीक है, तो वो होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है कान की हड्डी, यानी स्टेपीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कान का इंटरनल पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी हड्डी मिलेगी जिसे हम जानते हैं स्टेपीज के नाम से, या स्टेप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो यही है सबसे छोटी हड्डी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है, किससे बना है हमारे शरीर का अधिकतम भाग? अस्थियों से, शारीरिक अंगों से, त्वचा से, मांसपेशी व अंगों का, या फिर जल का बना है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भाग बना है वो बना है वाटर से, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या पाया था? पानी सबसे ज़्यादा भरा हुआ है हमारे शरीर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग में कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? किसको कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, या फिर सेंट्रोसोम को इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। तो ये हम लोगों ने लगभग 8th 9th 10th में भी पढ़ा है, ठीक। और जो लोग बायो से किए हैं इंटर, वो बाद में भी पढ़े हैं। तो ये क्या होता है इसका सही जवाब? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा। और एक सेल में कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। और जो इंटरनल फिगर होता है कुछ इस तरह का होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो आपको वलय के रूप में, छल्ले के रूप में यहाँ पे दिख सकते हैं। और जो उनका स्ट्रक्चर है डीएनए का वो भी आप लोग देख रहे होंगे। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत पिक्चर से स्पष्ट हो जा रहा है उसकी बनावट का, ठीक है, उसके डिज़ाइन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एजोला क्या है? जलीय फर्ण है, जलीय एल्गी है, जलीय बैक्टीरिया है, या उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं है? बताइए एजोला क्या है? एजोला का उपयोग उर्वरक के रूप में भी करते हैं, आप सभी को पता है। और एजोला क्या है? ये एक जलीय फर्ण है। क्या है? एक जलीय फर्ण है, जो कि पिक्चर में भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ठीक है। ये है एजोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, बीज, जड़, या फिर फल? तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू के खाने वाले भाग की बात करें तो वो क्या होता है? कंद होता है। क्या होता है? कंद। और कंद क्या होता है? ये रूपांतरित तना होता है, ठीक है। तने का रूपांतरण होता है। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये इसका तना है और इसी का रूपांतरण होके यहाँ पर कंद का, यानी कि आलू का निर्माण हुआ है। क्लियर है? तो ये तना खाने योग्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक राइजोम बोल रहा है, केसर बीज बोल रहा है, अफीम अफीम की डूडी, और सन तना बोल रहा है। बताइए सही जवाब क्या होगा? तो अदरक का जो पार्ट है वो राइजोम से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? राइजोम से मिलता है, एकदम सही बोल रहा है। अफीम अफीम की डूडी से मिलता है, और सन मिलता है तना से।
लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है केसर, कह रहा बीज से मिलता है, तो केसर बीज से नहीं मिलता है। जब केसर किससे मिलता है? इसके जो फ्लावर है उसके वर्तिकाग्र से मिलता है, ठीक है, स्टिग्मा से मिलता है। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का निकलता है ये, ठीक है। और केसर भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह की होती है। जम्मू कश्मीर के एरिया में ये बहुतायत पाया जाता है, इसकी खेती होती है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ने का, अदरक का, आलू का या फिर शकरकंद का? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बात करें अगर हम यहाँ पर गन्ना की, तो हम सभी को पता है कि गन्ने का तना खाया जाता है, ठीक है। और बात करें आलू की, आलू का भी तना खाया जाता है, अदरक का भी तना खाया जाता है, लेकिन शकरकंद का जो खाने योग्य भाग है वो तना नहीं है, ठीक है। तना इसका खाने योग्य भाग नहीं है, क्योंकि इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो जड़ होता है, ठीक है। क्या होता है? जड़ होता है। और पिक्चर में आपको शकरकंद दिख रही होगी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में आपको बताना है, जो कि इस समय बहुत परेशान करके रखे हैं। कह रहा है केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने जो है वो बड़े होते हैं, या फिर नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहले कथन की बात करें, केवल नर रक्त चूसते हैं, तो जो नर होते हैं मच्छर वो रक्त नहीं चूसते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पेड़ पौधों और फूलों से अपना रस चूसते हैं, ठीक है। किसी को परेशान नहीं करते, उनका खून नहीं चूसते हैं। मादा रक्त चूसती हैं, ठीक है, ये बात एकदम सही कह रहा है कि मादा क्या है, ये रक्त चूसती हैं। मादा पौधों का रस चूसती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अगर जब खून चूसती हैं तो पौधों का रस क्या करेंगी, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। और पहला यहाँ पर हमारा गलत हो गया, ठीक है, दूसरा सही हो गया। फिर कह रहा मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ठीक है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं, नर के जो है डैने बड़े नहीं होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये भी बात सही है। आप लोग डैने देखे होंगे मादा के, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो सही जवाब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 और 5 एकदम सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये थी मच्छरों की कहानी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल तोता, मच्छर चमगादड़ उल्लू, मच्छर गौरैया हिरन या उल्लू चमगादड़ कुत्ता? बताइए रात्रिचर प्राणी कौन से होते हैं, या रात्रिचर जंतु कौन से होते हैं? तो हम लोग भी रात्रिचर प्राणी हो गए हैं अपने करियर को बनाने के लिए, ठीक है। हम लोग भी रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइंस की दृष्टि से वो देखना है हमें कि रात्रिचर प्राणी कौन होते हैं। तो ये मच्छर, चमगादड़ और उल्लू होते हैं, ठीक है। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ठीक है, यही 3 रात्रिचर प्राणी होते हैं दिए गए ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विष तंतु होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं? शिबुकास्थि दंत के, तालु दंत के, स्वानीय दंत के या फिर जंभिका दंत के? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा जंभिका दांत। क्या हो जाएगा? जंभिका दांत यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या फिर मच्छर? क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही आउट हो चुका है फिगर से ही। ये कौन होता है? मकड़ी होती है। मकड़ी एक कीट नहीं है, क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं और कीटों के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो इसके तो 8 पैर हैं, तो इसलिए ये क्या है? ये कीट नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील जो कि समुद्री एक जंतु है, मैमल्स है, आपको बताना है कौन सा है।
हमने पहले ही आंसर बता दिया यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी बताइए। तो ये क्या है? स्तनपायी है, एक मैमल्स है, ठीक है, क्या है? मैमल्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। और आप लोग इस श्रृंखला को लगभग फतेह करने वाले हैं। बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, एक दो क्वेश्चंस का, फिर ये फतेह ही करने वाले हैं आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर है? ऑक्सीजन प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थिति थी, ठीक है, इसकी मात्रा नगण्य मानी गई है। ठीक है, बाकी मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी उपस्थिति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी, इनमें से बेमेल क्या है? मतलब ऑड इवन वाला सीन है यहाँ पर, कौन सा इसमें ऑड है ये बताइए। तो यहाँ पर अगर फिजियोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी की बात करें और बैक्टीरियोलॉजी की बात करें, तो ये सभी जो जीव विज्ञान से संबंधित जो है ब्रांचेस हैं। और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी अलग हो जाता है, ये एक मनोविज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर फ्लोरीकल्चर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, ये हो जाएगा क्या? सेरीकल्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर इसका सही जवाब हो जाएगा। रेशम कीट आप लोगों ने देखा है क्या? अगर नहीं देखा तो ये देख लीजिए, ये हैं रेशम के कीड़े। ठीक है, क्या है? रेशम के कीड़े हैं, शहतूत के जो है पत्तों पर ज़्यादा पाले जाते हैं ये। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलकोलॉजी। तो इथियोलॉजी का अगर बात करें तो इथियोलॉजी होता है मत्स्य की संरचना का अध्ययन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फिशेज होता है। और एंटोमोलॉजी की बात करें तो यही होता है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं। और पैरासिटोलॉजी क्या होता है? परजीवी का अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी क्या होता है? परजीवी का अध्ययन। और मैलकोलॉजी की बात करें तो ये मोलस्का समूह के जीवों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पिछली जो क्लासेस हुई हैं उन पे अपना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।